श्रोताओं, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारा सुंदर संसार मानवता पर। और आज विशिष्ट परिचय में आप सभी के सामने हैं डॉक्टर चंचल जी। चंचल जी दृष्टिबाधित हैं और चंचल जी आप बताएं श्रोताओं को कि आपको ये दिक्कत कब से है। मेरे को जन्म से ही ये समस्या है और बाय बर्थ ही है ये प्रॉब्लम जी। और तभी से मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ। तो जैसे हम बात करते हैं, कोई भी दिव्यांग होता है, कोई भी सशक्त नहीं होता, जैसे कोई विकलांगता होती है तो उसको अपना जो शुरुआती जीवन है उसको शुरू करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस सिलसिले में कैसा परिवार से आपको क्या लगता है कि बचपन की छोटे थे जबकि क्या यादें हैं, और समाज से आपको किस तरह से कोई कभी कष्ट हुआ, दिक्कत हुई, तो वो थोड़ा सा एक अनुभव आप रखना चाहें तो रखें थोड़ा। नहीं, देखो, परिवार की तरफ से तो कोई समस्या नहीं हुई। जैसे मैंने कभी ब्लाइंड स्कूल में भी मेरे फादर को बहुत लोगों ने बोला कि ब्लाइंड स्कूल में डलवा दो, पर उन्होंने नहीं डलवाया कि नॉर्मल जैसे और बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ी। प्राइवेट स्कूल में ही मेरा एडमिशन करवाया, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं जी। उसके बाद जब 8th में जब राइटर वगैरह के लिए बोला गया कि भाई बोर्ड है तो प्राइवेट स्कूलों में राइटर अरेंज नहीं करवा पाएंगे वो लोग जी। तो फिर मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया, यहाँ नारनौल में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में जी। तब से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में ही। शिक्षा का कार्य जो आपका शिक्षा से प्राइवेट स्कूल से जैसे मेरे बाकी बहन भाई सामान्य बच्चों की तरह आपकी पढ़ाई बाकी बहन भाइयों ने पढ़ाई करी वैसे ही पढ़ाई करी। खैर आपकी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई, बहुत सही। और मुझे एहसास भी नहीं था इस चीज का कि भाई मेरे साथ, जबकि समस्या बहुत बड़ी थी जी। लेकिन मेरे घर में ऐसे ही था कि मेरे घर में कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। ऐसा माहौल मिला नहीं कि कोई कष्ट हुआ हो। उन्होंने आपकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा। हमारी दुकान थी, घर से दूरी पे थी, तो खाना देख के आना है, कुछ और देख के आना है, तो मुझे आराम से बोल देते थे। किसी को ये नहीं था कि भाई ये कैसे जाएगी, मैं आराम से जाके आती थी। और एक सामान्य बर्ताव आपके साथ किया और आप एडजस्ट भी हुए उसमें। हाँ, जो मेरे बहन भाई जितनी देर में जाके आते थे उससे ज्यादा जल्दी उनसे मैं आती थी जी। तो ऐसे जो बाकी बच्चे जो खेलते थे मोहल्ले में, जो भी हमारे आसपास के लोग थे, जो बच्चे खेलते थे, लड़कों वाले गेम भी मैंने खूब खेले, बैट बॉल तक भी खेले हैं, साइकिल चलाई है मैंने खूब जी इसी अवस्था में। चलो जी। तो अभी कुछ जैसे समस्या आप बचपन में जैसे महसूस करते थे उससे कुछ बढ़ी है या उतना ही है साइट? वो तो देखो बढ़ती है, पहले जितना तो नहीं है, क्योंकि पहले फोन वोन नहीं देखना होता था, इतना टीवी वीवी का कुछ भी नहीं था जी। अब फोन से ही सारे काम होते हैं। मैं तो सारी ज्यादातर पढ़ाई ही फोन से होती थी। ठीक बात। तो फोन वगैरह देखने से भी कम तो होती है और एज का इफेक्ट भी होता है आई साइड में। तो बिल्कुल, ये तो एक टेक्नोलॉजी का जो है वो जहाँ मदद करती है वहाँ कुछ हरास भी करती है, उससे शारीरिक कुछ समस्याएं भी बढ़ती हैं, जैसे दृष्टि दोष अक्सर इससे बढ़ते हैं। जो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल लेके फ्री छोड़ देते हैं, उनके लिए हम ये करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और अधिक इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि इससे बच्चे आजकल डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो खैर चंचल जी, अब फिर से आपके साथ जुड़ते हैं हम, और हम जानना चाहेंगे कि आपने PhD जैसी उपाधि प्राप्त की है, वाइवा आपका हो चुका है, तो एक तरह से हम डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक सामान्य आदमी को भी एक छका देने वाला काम होता है रिसर्च का। रिसर्च कोई छोटा मोटा काम नहीं है। रिसर्च से जो जुड़े लोग हैं, मैंने भी PhD की है तो मैं जानता हूँ, MPhil भी मैंने किया है, तो मैं जानता हूँ रिसर्च के दौरान किस प्रकार से हमारे जो शोध के निरीक्षक होते हैं वो किस प्रकार से हमें कितना छकाते हैं, एक एक टॉपिक के लिए कितना हमें बार बार उस पर काम करने के लिए कहते हैं। एक बार ही कोई काम कह देते हैं, दोबारा कहते हैं कि ये गलत है। इस मामले में मैं ये कहूंगी अपने आप को कि लकी, मेरे जो निर्देशक थे, मेरे जो गाइड थे, सुपरवाइजर थी, मैम थी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे कभी, जब जिस समय पे मैं गई उस समय पे उन्होंने मेरा काम करके दिया है। मेरे को कोई समस्या नहीं दी। तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, और उनका नाम आप बताएं कहाँ? उनका नाम है डॉक्टर अंजना बंसल, वैश कॉलेज महिला
विद्यालय से है, महिला महाविद्यालय से, रोहतक से। तो मैडम यदि सुन रहे होंगे तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद कि चंचल जी उनको मिस करती है और याद करती हैं कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत प्रोत्साहन उनसे मिला। कोऑपरेट किया इन 4 साल की जर्नी में, जितने भी टाइम मैंने किया है जी, बहुत सही साथ दिया उन्होंने लास्ट तक। उनको शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि दृष्टिबाधितों के लिए मुश्किलें अपने जीवन में कम नहीं होती। दृष्टिबाधित की बात ही नहीं है, वो सभी के साथ ऐसी ही है। सभी और भी बच्चे जो नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, मैं मतलब शायद बता नहीं सकता कितने दृष्टिबाधितों के साथ मैंने जीवन जिया है। मैंने देखा है ये चीज, तो गाइड करते हैं परेशान, लेकिन मेरे मामले में, मैं इस मामले में लकी। चलो, आपका मतलब ये इस मामले में अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। अब कोई ऐसी मुश्किल भी आई जहां आपको यूँ लगा कि कोई मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं, आपको दिक्कत आ रही है शोध कार्य में कहीं, तो कहीं मुश्किलें तो देखो आती हैं हर कदम पे। मुझे यही लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्यों लगा जब आप कह रहे हैं कि गाइड ने पूरा आपका साथ दिया? गाइड ने पूरा साथ दिया, पर गाइड तो जो काम मैं करके लेके जाऊंगी उसे ही तो चेक करेंगे ना। गाइड थोड़ी ना मुझे करके देंगे, काम तो मुझे ही करके, तो वो काम करने में भी तो समस्या है, लोगों को ढूंढना। वही थोड़ा सा बताएं एक बार, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें पता लगे कि मतलब किस तरह से आपने फील्ड में काम किया। तो देखो ज्यादा वो नहीं था। एमए करते ही जब हम पीएचडी में जाते हैं तो हमें ज़्यादा रिसर्च की कोई नॉलेज नहीं होती, पीछे का कोई कुछ भी हमारा वो नहीं होता जी, कि भाई हमें कुछ ज्ञान है, पीएचडी कैसे होती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था पीएचडी में क्या करना होता है। क्या वहाँ जाने के बाद ही जो प्री पीएचडी में जो भी सीखा मैंने कि भाई क्या करना होगा मुझे आगे, फिर उसमें मुझे पता चला कि मुझे एक टॉपिक चूज करना होगा, तो वो मुझे खुद ही करना है। तो वो उसके लिए भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरा इंटरेस्ट था फिल्मी म्यूजिक पे जी, फिल्मी म्यूजिक में कुछ करने का, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ करना चाहती थी। फिर मैंने जो प्रोफेसर थे जो मेरी जान पहचान में थे उनसे बातें करी, तो ये बोले कि बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल वाला कार्य है जी। तो ऐसे मुझे सजेस्ट किया किसी ने कि भाई ये ऐसे टॉपिक हैं ये जी। तो वो हरियाणा के सांगी हैं स्वामी खेमचंद जी, सांगी श्री खेमचंद जी, उन पे मैंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे कार्य किया है। तो ये जो आपने बताया कि जो आपको टॉपिक मिला वो जो सांगी थे हरियाणा के, उन पर था, उनका मतलब कहाँ है वर्तमान में वो हैं या मतलब? वर्तमान में वो नहीं है, वो 2007 में उनकी डेथ हो चुकी है और वो रोहतक से आगे सोनीपत जिला है, उसमें गोरड़ गांव है, तो वहाँ के रहने वाले थे। अच्छा, आप कर रहे थे पीएचडी अपना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अपना रोहतक से, और जो आपको काम मिला वो सोनीपत जिले के कोई गांव से जो सांगी थी उनके उसमें, और आप रहते हैं वर्तमान में नारनौल में। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस जो बनता है रिहाइश के उसमें और इसमें, तो जो वहाँ आपका शोध कार्य में किन किन लोगों में ने आपकी मदद की, आप किन को श्रेय देना चाहेंगे कि जो आपके साथ सदा खड़े रहे, या जो दिक्कतें भी आई वो भी बताएं कि किन लोगों की वजह से परेशानी आपको हुई और मदद किसने की? देखो, परेशानियाँ तो जो दृष्टिबाधित हैं तो लोग उतना कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब हम कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, दृष्टिबाधित की बात कर रही हूँ मैं, या फिर अन्य कोई विकलांगता की मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। हम तो अपनी बात कहेंगे कि जिसके पैर फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, कि हमारी समस्याएं तो हम ही बता सकते हैं। मैंने जब और क्लासेस में भी सेम हुआ है मेरे साथ, तो बहुत स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैं गर्ल्स स्कूल में गई 8th क्लास में जी। ये था प्राइवेट स्कूल में, म्यूजिक में शुरू से इंटरेस्ट था मेरा जी। लेकिन मुझे म्यूजिक सीखने को नहीं मिला, क्योंकि परिवार में कुछ ऐसा था नहीं कि कोई किसी को नॉलेज है कि भाई सिखवा दे, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जी। सीखने का नाम यहाँ पे नारनौल में इतना कुछ है, म्यूजिक में सीख लो कोई कुछ, तो नहीं सीख पाई। फिर ये था गवर्नमेंट स्कूल में जाएगी तो गवर्नमेंट स्कूल में म्यूजिक एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे मुझे म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं दिया गया। ड्राइंग, मेरे को दृष्टिबाधित होने के बावजूद मुझे ड्राइंग सब्जेक्ट दिया गया जबरदस्ती। उस समय यूँ कहें मैंने कि आप भी कन्विंस नहीं कर पाए स्टाफ को और टीचिंग उसमें, और
वो भी आपकी उस स्थिति को नहीं समझ पाए। किसी ने कोऑपरेट नहीं किया ना स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल का हाल उस वक्त, आज मुझे नहीं पता कि क्या हाल है, उस वक्त मेरे समय पे इतना बुरा हाल था कि जबरदस्ती मेरे को ये कहा जाता था कि ये लड़की नाटक कर रही है, ये लड़की नाटक कर रही है। हमेशा मेरे को ये ज्यादातर क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं। ये तो अक्सर होता है क्योंकि जब हम मतलब अपने जाने पहचाने रास्तों पे जब हम कॉन्फिडेंस से चलते हैं तो अक्सर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि इसे बहुत कुछ दिखता है। थी ना उतना, वो टीचर्स कहते हैं अभी के अभी ये पढ़ के बताओ जी। मेरे को एक बार का किस्सा ऐसा है कि एक गर्ल्स स्कूल में एक मैम थी, नाम मैं नहीं लूंगी उनका जी, सोशल साइंस की टीचर थी वो। हाँ जी। और उन्होंने पूरी क्लास के, गवर्नमेंट स्कूल में एक क्लास में 50 से 60 के बीच में बच्चे होते हैं एक सेक्शन में। उन 50-60 बच्चों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया कि इस बुक को अभी की अभी पढ़ के बता, तू नाटक कर रही है। मैं रोने लगी, मेरे बस की नहीं था वो चीज़। तो उन्होंने खूब इंसल्ट किया कि ऐसे है वैसे है, जो भी उन्होंने बहुत सुनाया। तो इन सब चीज़ों का भी सामना मैंने अकेले ने किया है ना। मैं ये चीज़ें घर पे आके बताती थी कि मेरे साथ आज स्कूल में ये हुआ, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों से ज़्यादा उस वक्त हो गया, खत्म हो गई चीज़ें, ये सब करती थी मैं। चलो, तो मेरे को समस्याएं, श्रोताओं, जैसा कि आपने देखा, एक दृष्टिबाधित की अनगिनत समस्याएं होती हैं और वो हर कहीं शेयर भी नहीं कर सकता। आप सबकी रुचि रहती है जानने में और आप सब जुड़े रहते हैं इस चैनल से, आपका के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं इसी प्रकार से जो विशेष मतलब अक्षमता होते हुए भी और कुछ करके दिखाने की जो जिद रखते हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूं। तो चंचल जी, इसी कड़ी में आप इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं कि वो कहते हैं, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। और समस्याएं खैर बहुत रही, लेकिन आप जीवन में बढ़ते रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि सदैव रुको नहीं, अडिग खड़े रहो तूफानों के सामने, संकटों के सामने, तब ही आपकी पहचान होगी। पीएचडी करते समय भी मुझे हर वक्त ये कहा जाता था, जो भी डिपार्टमेंट के हो गए, कि तुम नहीं कर सकती जी, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तुम नहीं कर सकती। हर कदम पे मेरे उसमें, और बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं जी, कोई कोऑपरेशन नहीं। फिर भी बस करा मैंने। वो एक जिद थी कि चलो लगे रहे। या आपको हिम्मत किसने दी इतनी? ले लिया तो ये घर से ही मिली मुझे। मेरी मम्मी ने छोड़ने ही नहीं दिया मुझे, मैं हर कदम पे लड़खड़ाई। तो मैं चाहूंगा कि माता जी को आपने अप्रिशिएट किया है, वो भी थोड़ा सा एक बार कैमरे के सामने आए। अरे भाई, मैं तो कैमरा किसको लाएंगे? कोई नहीं, इधर चंचल जी के पास ही आ जाए, थोड़ा जल्दी कमिट करके। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब परिस्थितियां विशेष होती हैं और उनमें हम कुछ संघर्ष करके दिखाते हैं, तो ये देखें माता जी हैं, ये निरंतर हौसला अफजाई करते रहे। और माता जी, आप अपना नाम बताएं एक बार श्रोताओं। मेरा नाम सरोज देवी है। और बताएं थोड़ा सा किस तरह से, कब कोई विशेष ऐसा लगा कि आपने बच्चे को समझाया? जब इसका पीछे सरकने लगी, मैंने कहा नहीं, मैं चलूंगी बेटा तेरे साथ, कौन क्या कहता है, मैं चलूंगी तेरे साथ। हर जगह इंटरव्यू वगैरह, जहाँ भी मैं इंटरव्यू लेने गई हूँ, लड़की, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क था पीएचडी में, टोटल फील्ड वर्क था। कोई किसी भी बुक में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं था। जो किया है पहला काम मैंने ही किया इन पे जी। तो सारा तो श्रोताओं, देखा आपने कि माताजी ने निरंतर सहयोग किया। और चंचल जी बता रही हैं कि जो शोध कार्य इन्होंने किया वो फर्स्ट टाइम उन जो सांगी हैं, सांगी जो उनका नाम बताएं उनका। सांगी श्री खेमचंद स्वामी जी। सांगी श्री खेमचंद स्वामी जी, जो कि सोनीपत जिले में गांव पड़ता है। हाँ, गोरड़ गांव के हैं। ये चीजें मैं बार बार इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि ताकि अभी उनके वंशज, जो भी उनके पुत्र हैं, पोते हैं, वो सब खरखोदा गांव में रहते हैं। उनसे आपको कितना क्या सहयोग मिला? क्योंकि देखो, जब हम शोध कार्य करते हैं तो हमें बहुत सारे दस्तावेज चाहिए उनके बारे में। कहूंगी मैं उनको कि जब मैं उनके पास गई, उन्होंने बहुत सम्मान से मुझे जानकारी दी उनके बारे में। जो भी मैंने पूछा, जो भी उनसे बन पड़ा, वो सारा किया उन्होंने। मतलब लिखित दस्तावेज भी उनके पास क्या सुरक्षित मिले? लिखित दस्तावेज उनके पास जितना मिला, जो भी रचनाएं उनकी
खेमचंद जी की जो भी रचनाएं उनको उनके पास थी जो भी, और फिर ये रोहतक आकाशवाणी में भी कार्यरत थे। ये आकाशवाणी रोहतक से भी वो जुड़े हुए थे, वो निर्देशक के पद पे थे जी, जो जजमेंट पे रहते हैं वहाँ पे थे। अब उनके परिवार में कौन लोग थे जो प्रमुख, जिनसे आप बार बार मिले और उन्होंने उनके सात बेटे हैं, लगभग सभी से मैं मिली हूँ, पूरे परिवार से मैं मिली हूँ, उनके पोते वगैरह हैं, उनके शिष्य से मिली हूँ, ज़्यादातर जानकारियाँ उनके शिष्य से मिली है, क्योंकि उनके बेटे जो हैं सारे ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। एक बेटा था उनका जो इस सांग फील्ड से रिलेट करते थे। तो आप उनको यहाँ मतलब नाम बताएंगे तो और भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि आपने मतलब उनसे मदद ली और उन्होंने वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। क्या नाम उनका? इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो अभी है नहीं दुनिया में, वो जा चुके हैं, महावीर सांगी जी। अच्छा, तो महावीर सांगी जी उनके पुत्र? हाँ, उनके पुत्र सांगी खेमचंद स्वामी जी। और उनके पुत्र जो थे उनके बाद कोई अगली पीढ़ी से भी इस परंपरा से जुड़ा हुआ है? उनके शिष्य हैं तकदीर सांगी जी, तो वो लास्ट इनकी परंपरा से लास्ट वो हैं। उनके आगे कह रहे हैं कि मुश्किल ही इस फील्ड में आने वाला है, क्योंकि बहुत उम्दा गायकी है उनकी, बहुत मतलब टेढ़ी गायकी है, तो इनकी प्रणाली से कम लोग जुड़े हुए हैं। और जो आपने शोध कार्य किया इसका मोटा मोटा खाका आप एक बार थोड़ा सा बता सकती हैं? मेन बातें आपको क्या ऐसी लगी कि जिसके कारण आप प्रेरित हुए इनके मतलब सांग परंपरा के ऊपर कार्य करने के लिए? देखो, मेन तो रीजन इनके ऊपर काम करने का ये था कि बहुत अच्छे उच्च स्तर के सांगी थे और इनका नाम दब गया था। नाम दब गया किस लिए दब गया? क्योंकि इनके जो बेटे थे वो इनकी प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सब किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इनका जो एक बेटा था वो करता था, उसकी डेथ के बाद सारा मतलब जो भी इनकी लिखित रचनाएं थी सारी लुप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि वो उनका नाम दब गया, निभा नहीं पाए, उनमें रुचि नहीं थी इस कला के प्रति, इसलिए मतलब तो मेरा मकसद यही था इस टॉपिक से कि भाई इनका नाम उजागर करूं। इनका नाम जैसे लक्ष्मीचंद का नाम हर कोई जान जाता है जी, इनका ये उसी के स्तर के थे जी, पर इनका नाम दब गया। तो मेरा प्रयास यही था कि मैं इनका नाम उजागर कर पाऊं जी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कितना क्या साहित्य मिला, कुछ आपको यदि कंठस्थ उसमें से है तो थोड़ा सा बताएं श्रोताओं को, कितनी क्या रचनाएं आपको मिल पाई, किस प्रकार की रचनाएं थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। भाषा के दृष्टिकोण से कितनी समृद्ध थी उनकी भाषा जो साहित्य था, और संगीत के दृष्टिकोण से आपने कितना क्या कुछ उसमें पाया, थोड़ा सा एक बार हल्के से उसमें बता दें। कोई बात नहीं याद है तो चलो हम थोड़ा सा वापस डाइवर्ट करते हैं। तो देखो, एक दृष्टिबाधित होते हुए और शोध कार्य किया, और आपके शोध निर्देशिका मैडम थे? हाँ जी, और डॉक्टर अंजना बंसल जी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से संघर्ष किया, और ये बहुत छोटा सफर नहीं होता पीएचडी कर पाना, और पीएचडी भी आप तो जेआरएफ करके फिर आपको एडमिशन उसमें मिला था, और जेआरएफ के बाद जैसे आपको एडमिशन मिल गया तो उसमें अगला कोई पायदान कुछ ऐसा था जिसमें कुछ इंक्रीज हो सकता था? हाँ, जेआरएफ के 2 साल बाद एसआरएफ स्टार्ट हो जाता है जी। तो वो मैंने थोड़ा टाइम लिया जी, उसके बाद मैंने सबमिट करा दी। 2.5 साल में मैंने मेरा पीएचडी का शोध कार्य कंप्लीट करके और मैंने सबमिट करा दिया था। तो ये करवाने के पीछे मतलब क्या रहा, कुछ मुश्किलें ज़्यादा आती लगी या क्या कुछ आप रखना चाहोगे, कोई मुश्किल आई? बस मेरे को समस्याएं थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब थी समस्याएं। मतलब आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं सही रहता नाम। बिल्कुल नहीं, नाम की कोई वो नहीं है। तो खैर श्रोताओं, आप अपने कमेंट्स अवश्य देना आपको कैसा लगा। तो ये थे चंचल जी, इन्होंने अपना पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर दी है, और अब अपना आगे की ज़िंदगी की देखते हैं ये कैसे क्या शुरुआत करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये पढ़ाई
से मतलब पार पाना। तो अभी इन्होंने PhD कर ली है, उसके बाद ये आगे किस क्षेत्र में सेवाएं देती हैं ये आगे का विषय रहेगा। तो पुनः आपसे फिर मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। पुनः जय हिंद, जय भारत।